नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज से हम एक नए पेपर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत आज से हम करेंगे। ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। ठीक है, तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक लेक्चर एक एक टॉपिक पर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और तो जो दोस्तों, जो पीडीएफ होगा वो लेक्चर के या टॉपिक के अंत में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। भारत के भूगोल के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक आता है उसका नाम है भारत की अवस्थिति और विस्तार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत के बारे में। दोस्तों, भारत के अगर हम अन्य नामों पर चर्चा करें तो भारत का जो नाम पड़ा हुआ है वह दुष्यंत के एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत। ठीक है, तो दुष्यंत के पुत्र थे भरत। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम है भारत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत को इंडिया भी कहते हैं, और जो इंडिया नाम दिया है वो यूनानियों ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा भारत को हिंदुस्तान नाम भी दिया जाता है, तो ये नाम दिया है अरबों ने। अरब देश के जो आक्रमणकारी थे वे जब भारत में आते थे तो वो इसे हिंदुस्तान नाम देते थे। ठीक है, इसके अलावा भारत का एक और नाम है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जो पुराण हैं हमारे, हम यहाँ पे बता दें कि 18 पुराण हैं। ठीक है, 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। तो इन 18 पुराणों में ही भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत के एक और नाम है जिसका नाम है आर्यावर्त। ठीक है, तो हमारे देश में जब आर्य आए थे तो उन्होंने भारत को आर्यावर्त नाम दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत के कितने नाम हो गए, यानी हमारे देश के कितने नाम हैं? भारत 1, इंडिया 2, हिंदुस्तान 3, जम्बू द्वीप 4 और आर्यावर्त 5। ठीक है, इसके अलावा जो दोस्तों हमारा संविधान है, संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, उसमें भारत को बोला गया है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो संविधान में ये आपको शब्द मिलता है, इंडिया दैट इज भारत। आगे देखते हैं। भारत की जो अवस्थिति है वह विषुवत रेखा के उत्तर में, ये आपको दोस्तों फैक्ट याद रखना है। भारत की जो अवस्थिति है वह विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ग्लोब है हमारा, ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा है। ठीक है, तो भारत का जो विस्तार है, मान लीजिए ये 8 डिग्री 4 मिनट ये रेखा है और ये 37 डिग्री 6 मिनट रेखा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के जो उत्तर में हम जाते हैं तो सारे के सारे उत्तरी अक्षांश ही कहलाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री के पूर्व में, यानी ये आपकी मान लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है और ये आपकी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। तो इनके मध्य में ही भारत का विस्तार है, यानी भारत का विस्तार इतने में है। ठीक है, तो इसे आप और भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि भारत की जो अवस्थिति है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है,
दोस्तों इस चित्र में आपको समझ में आ जाएगा कि कहा क्या जा रहा है। तो मान लीजिए भारत का मैप है आपका, तो भारत के मैप का जो दक्षिणी हिस्सा है वो ये रहा है आपका, ठीक है। और इस दक्षिणी हिस्से का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। ये मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 82.5 डिग्री की रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। भारत का पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण, यानी ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत की जो मानक अक्षांश है दोस्तों, यानी मानक यौम्योत्तर है, वो 82.5 डिग्री है। चलिए इसी सब चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है, ठीक है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और दोस्तों क्षेत्रफल में जो भारत विश्व में स्थान रखता है वो 7वां स्थान रखता है, यानी विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों अगर 7वां है तो 6 देश कौन से हैं वो जो भारत से बड़े हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। इस चित्र में फिर से आप देख सकते हैं कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, यानी इस साइड आपका हिंद महासागर है। आगे देखते हैं। विश्व में भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा देश है। दोस्तों ये अब डाटा बदल चुका है, अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर का देश है और चाइना अब दूसरे नंबर का देश हो चुका है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है, ये आपको ऊपर भी बताया अभी हमने। पूर्व से पश्चिम तक लंबाई भारत की 2933 किलोमीटर है, ठीक है। भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है के मध्य 30 डिग्री का अंतराल है, ठीक है। दोस्तों जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, यानी 97 में जब 68 डिग्री माइनस करोगे तो लगभग 30 देशांतरों का अंतर आएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे बता दें कि 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो 30 डिग्री है तो 30 चौको क्या हुआ आपका, सॉरी हाँ 30 चौको 120, यानी 120 मिनट का अंतर आता है 68 डिग्री से 97 डिग्री तक जाने में। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ से कहाँ की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है अपनी दूरी पर, ठीक है। घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो 360, ठीक है। और पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है और 24 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1440 मिनट होते हैं का इतना समय लगता है। तो 1 घंटे में कितना समय लगेगा, अगर हम 24 से डिवाइड कर देंगे 360 को तो हमारा निकल कर आ जाएगा कि 1 घंटे में कितनी घूम जाती है पृथ्वी। तो अगर आप 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा
15, यानी कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 15 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर को पार करती है। सीधी सी बात है कि जब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? तो अगर हम 24 से डिवाइड कर देंगे यानी 360/24 कर देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी 15 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में। और अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके? 60 मिनट। और 60 को अगर 15 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट आ जाएगा। तो पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर को पार करती है। इसलिए भारत के पश्चिम छोर यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्वी छोर यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतर आ जाता है, क्योंकि 120 मिनट में आपके 2 घंटे ही होते हैं। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटे बराबर 120 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश का टाइम जो है वो गुजरात के टाइम से 2 घंटे आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला आगे देखते हैं। विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाता है। अतः वहाँ जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई देश का विस्तार पश्चिम से पूर्व ज़्यादा है, तो यहाँ पर कई सारी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, तो इनके मध्य में जो देशांतर रेखा होगी उसे ही क्या मान लिया जाएगा? मानक समय रेखा मान लिया जाएगा। और इस रेखा पर जो समय होगा यानी इस रेखा से ही पूर्वी भाग के हिस्से का और पश्चिमी भाग के हिस्से के समय का निर्धारण किया जाएगा। तो भारत में भी कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, यानी 30 डिग्री देशांतर रेखाएं गुजरती हैं लगभग। तो भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। किसे? 82.5 डिग्री को। इस प्रकार 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में भारत के मैप को दिखाया गया है। इस समय आपको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को दिखाया गया है इस मैप के माध्यम से। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये आपका इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, यानी कि किसी देश का जैसे मानक समय रेखा होती है वैसे पूरे विश्व की भी एक मानक समय रेखा है, और वो कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, जो कि लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया है? GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर से लेकर और हमारे भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी कि 0 डिग्री पर अगर 12 बज रहे हैं तो 82.5 डिग्री पर कितना बज रहा होगा? तो जाहिर सी बात है कि 82 में 4 का मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क आता है, तो ये आ जाएगा 228। और एक अभी आधा डिग्री बचा आपका, तो प्लस इसमें 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 330 मिनट।
अब इसमें आप जब 60 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अगर मिनट को हमें घंटों में बदलना है तो उसे 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से जब डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अगर मान लो दोस्तों ये आपका पश्चिमी गोलार्ध में होता अगर हमारा भारत, तो हमारा भारत ग्रीनविच से यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे पीछे हो जाता, लेकिन हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो वो 5 घंटे आगे है। क्योंकि दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो जो समय है वो आगे होता जाता है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय पीछे होता जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे होगा, अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बजे हैं तो लंदन में दिन का जो समय होगा वो 12 बजा होगा। ठीक है, तो आप अभी काउंट कर सकते हैं जिस समय आप देख रहे हैं इस वीडियो को कि आपका टाइम कितना हो रहा है इस समय, तो उसी में 5.5 घंटे माइनस कर दीजिए तो लंदन का वही टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऊ का मतलब है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, सा को आपको साइलेंट कर देना है, और माँ से आपका आ गया मध्य प्रदेश यानी एमपी, छा में आपका एक तो छा है, इसी के साथ इसी में ऊ भी जुड़ा हुआ है, तो छा से आपका हो गया छत्तीसगढ़ और ऊ से आपका हो गया उड़ीसा। ठीक है, और आ से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, तो उसमें छुआ। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर भी के नाम से इसे जाना जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को पूर्व प्रायः दो कटिबंधों दक्षिण में उष्णकटिबंध और उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। आप दोस्तों इस चित्र में देख सकते हो, इस चित्र में आप देख सकते हो ये जो आपकी रेखा जा रही है ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भाग है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है यानी कि दक्षिणी उष्ण कटिबंध है, और जो उत्तर वाला पार्ट है ये आपका उत्तरी उपोष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में, तथा सबसे कम लंबाई किस में है? तो राजस्थान में। तो ये भी आपको याद रखना है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में और सबसे कम राजस्थान में। कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम जो है इस प्रकार है। भारत में जो कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात में प्रवेश करती है, इसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा और इसके बाद मिजोरम से होकर के गुजरती है। इसे दोस्तों आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक है आपकी मित्र पद गमछा झार, ये ट्रिक है।
अब हम इसे देखते हैं कि कैसे फिट होते हैं ये सारे 8 राज्य। तो मी से आपका हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया आपका त्रिपुरा, पा से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। रा से आपका हो गया राजस्थान, ठीक है। गा से आपका हो गया गुजरात, छा से आपका हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। माँ से आपका मध्य प्रदेश हो गया, झा से आपका हो गया झारखंड। तो इस तरीके इस ट्रिक से आप भारत में जो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनको आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है, तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई भी इसमें अगर जोड़ दी जाए तो जो कुल लंबाई हो जाएगी वो 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर हो जाती है। यानी दोस्तों इसमें अगर मुख्य भूमि और द्वीपों की लंबाई को जोड़ दी जाए तो कुल जो लंबाई है तटीय सीमा की वो 7517 किलोमीटर यानी 7516.6 किलोमीटर है लगभग। तो 7517 किलोमीटर मान ली जाती है, ठीक है। भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसे आप इस चित्र में समझ सकते हो। हम बताएं आपको कि यहाँ पे भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी मुख्य भूमि है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम द्वीपों को भी मिला दें, यानी जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को भी मिला दें अगर, तो कुल लंबाई हमारे पास हो जाती है 7517 किलोमीटर, ठीक है। तो आप समझ गए कि मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित जो लंबाई है कुल तटीय सीमा की वो 7517 किलोमीटर है। अब यहाँ पे बात की गई है कि स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थल सीमा का मतलब है कि यहाँ से लेकर अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये आपकी पूरी की पूरी स्थल सीमा है और इसकी लंबाई आपकी 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर भारत की कुल सीमाओं की लंबाई बात करोगे तो इसी में आप 7517 किलोमीटर अगर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल आपका 71,722 यानी 22,717 किलोमीटर भारत की कुल सीमा की लंबाई आ जाएगी निकल कर, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के 9 राज्यों जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शामिल हैं एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली तथा दमन द्वीप की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं। दोस्तों आप कभी भी ज्योग्राफी जब पढ़ते हो तो आपको मानचित्र के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आप सामने मानचित्र रखकर इसे पढ़ रहे हो तो इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपको लोकेट करते हुए चलना है, ठीक है। तो जो तटीय सीमा है उससे कितने भारत के राज्य लगे हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने लगे हुए हैं? तो वो 4 लगे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है वो त्रिभुजाकार है, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर कुछ अन्य सक्रिय खाड़ियाँ, क्रीक और चैनल भी विद्यमान हैं, ठीक है। गुजरात के दक्षिण में स्थित सकरे समुद्र को खंभात की खाड़ी कहते हैं। गुजरात के पश्चिम में, यहाँ पे आपको याद रखना है, गुजरात के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? तो खंभात की खाड़ी।
और पश्चिम में कौन सी खाड़ी है, यानी कि जो सकरा समुद्र है उसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं, तथा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित सकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। इस चित्र में आप दोस्तों देख सकते हो, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर आपकी कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है, तो यहाँ पर जो आपकी खाड़ी है वो मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस चित्र में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, जैसे ये हमारे द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। जलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की, कुल 7516.6 किलोमीटर है, तो ये भी आपको बताया, ठीक है। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये भी आपको बताया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं दोस्तों, जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है, ये आपकी सीमा है, तो उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है, यानी 4096 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा है उसकी कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है, ठीक है। और जो चाइना के साथ भारत की कुल लंबाई है वो आपकी है 3488 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा है उसकी लंबाई कुल 1751 किलोमीटर है, ठीक है। भारत और भूटान के मध्य जो कुल लंबाई है सीमा की वो आपकी 699 किलोमीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि भारतीय जलीय सीमा 12 समुद्री मील तक है, ठीक है। और भी बताया गया है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी बताया गया है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पालनी पहाड़ियों में स्थित अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दो द्वीपों के मध्य स्थित सकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। मान लीजिए एक द्वीप ये है और एक द्वीप आपका ये है, तो इनके मध्य में जो सकरा समुद्र है उसे क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, ठीक है। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर किए गए हैं। उदाहरण के लिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। दोस्तों ये सब याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। इसके उत्तर में मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो लंबी तट रेखा है वो गुजरात है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और इसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। यानी पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ये सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाले राज्य हैं। और सबसे अगर छोटी की बात करें तो भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, ठीक है। किंतु भारत का, यहाँ पे दोस्तों आपको फैक्ट समझ लेना है,
कि प्रायद्वीपीय भारत का या मुख्य भूमि का, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। प्रायद्वीप भारत का या मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, ठीक है। किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है, तो वो इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा, अब ये लद्दाख में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता है जो कि गुजरात में है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस चित्र से आप समझ पाएंगे। हमने आपसे कहा कि भारत की मुख्य भूमि या प्रायद्वीपीय का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो आपका ये वाला है कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन भारत का अगर सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाएगा तो वो आपका ये है और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है किबिथु, और सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम है गुहार मेता, ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो यहाँ पर है और इसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं भारत की स्थलीय सीमाएं। स्थल और जल दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्थलीय सीमाएं 7 देशों से, ठीक है, 7 देशों से लगती हैं। तो वो कौन कौन से हैं? उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान, और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। यानी भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो कितने देशों से? 7 देशों से मिलती हैं, और इन 7 देशों के नाम आपके यहाँ पर दिए गए हैं। चित्र में भी अगर हम देखें, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। उत्तर में कौन से हैं? तो यहाँ पर चीन है, ये आपका नेपाल है। पूर्व में अगर देखें तो ये आपका बांग्लादेश है और ये आपका म्यांमार है। उत्तर पूर्व में देखें तो ये आपका भूटान है। तो ये 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमाएं लगती हैं, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि जो इनके साथ भारत की सीमाएं हैं वो क्या कृत्रिम है, यानी कि भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं हैं भारत की वो बनाई गई हैं, यानी इंसानों ने खींची हैं, कृत्रिम है, ठीक है। जबकि अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक सीमाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे नोट करके दिया गया है दोस्तों कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख बनाया गया, जिसकी सीमाएं चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से लगी हुई हैं, ठीक है। भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम भी देख लेते हैं। एक रेखा है आपकी डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा वर्तमान समय में, यानी अभी के समय में, पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के मध्य स्थित है, सीमा रेखा है। तो आपको याद रखना है डुरंड रेखा किन के मध्य है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य है अभी के समय में। लेकिन आज़ादी से पूर्व जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तब ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता था। मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश चूँकि भारत का हिस्सा है तो चीन और भारत के मध्य है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैकमोहन रेखा चीन, अरुणाचल प्रदेश के साथ
जो सीमा बनती है उसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं। और इस रेखा का जो निर्धारण है वो 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते के दौरान किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। हेनरी मैकमोहन ने किया, किस समझौते के तहत? तो शिमला समझौते के तहत किया था। ठीक है, नोट करके है दोस्तों कि पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चाइना और भारत के मध्य, भारत में स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, ना कि पूरे भारत और चाइना के मध्य की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो रेखा है आपकी वो चाइना के साथ जो लगती है उसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगली रेखा है आपकी रेड क्लिफ। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है जो कि उत्तर दक्षिण की ओर है। इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण सर रेड क्लिफ महोदय ने 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था उसी समय इस रेड क्लिफ रेखा को बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो सर रेड क्लिफ ने बनाया था। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, तो भारत की जो पड़ोसी देशों की सीमाएं हैं उनको टच करने वाले राज्य कौन से हैं? तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी राज्य सीमा बनाते हैं? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद चाइना के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी चाइना के साथ जो सीमा बनाते हैं तो वो आपके 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं बनाते हैं। ये दोस्तों सब आपको मानचित्र में, यानी जो एटलस मैप है आपके पास उसमें सब आपको लोकेट करते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी कि 4 राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, यानी 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यानी 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है, उनके नाम भी याद रखना है। भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य। ठीक है, तो दोस्तों जो सिक्किम है आपका वो नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और जो लद्दाख है आपका वो चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से घिरा हुआ राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी आपको याद रखना है। नोट करके दिया गया है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू कश्मीर, अब दोस्तों लद्दाख आ जाएगा आपका। ठीक है, अब लद्दाख आ जाएगा। लद्दाख को स्पर्श करती है, यानी अब अफ़गानिस्तान की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर को नहीं जबकि लद्दाख को स्पर्श करती है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की सीमा मात्र लद्दाख, यहाँ से आपका ये पूरा गायब हो जाएगा इतना। ठीक है, लद्दाख आ जाएगा की सीमा को स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में केवल लद्दाख राज्य को स्पर्श करती है। जो हमने अभी बताया वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और दोस्तों
9 नहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इससे पूर्व भारत में 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। थोड़ा यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि पहले 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। तो आपको ये याद रखना है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जिससे जम्मू और कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया और एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख, जो कि जम्मू और कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये कब की घटना है? 5 अगस्त 2019 की। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए। यानी 5 अगस्त 2019 को घोषणा की गई और 31 अक्टूबर 2019 को बना दिया गया। इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप को 20 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया, जिसकी राजधानी दमन है। यानी पहले दादरा और नागर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 20 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिला करके एक ही कर दिया गया और उनकी राजधानी दमन बना दी गई। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां आंध्र प्रदेश है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा आता है? तो वो चौथा है। पहले नंबर पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, और जो तेलंगाना राज्य बनाया गया था वो बनाया गया था 2 जून 2014 को। तो ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और यहाँ की आबादी लगभग 6 लाख के आसपास है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सब बताया जा रहा है आपको। ठीक है, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे छोटा है वो लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है और ये सीमाएं बनाता है 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो दिल्ली है। ठीक है, यह भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कौन? उत्तर प्रदेश, जो निम्नलिखित हैं। यानी उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन किन से लगती हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और जो एक केंद्र शासित प्रदेश वो आपका है नई दिल्ली के साथ इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है वो गुजरात का कच्छ ज़िला है। ठीक है, जबकि सबसे छोटा ज़िला पौंडुचेरी का माहे ज़िला है। ठीक है, और भारत में लगभग इस समय पर 6,41,000 गांव हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,41,000 गांव थे। दोस्तों, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य हैं। जैसे चंडीगढ़ ना केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि वह पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बता दें कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। ठीक है, कोलकाता हुआ करती थी। तो
1911 में 1911 में यह घोषणा की गई कि नई दिल्ली भारत की राजधानी होगी, क्योंकि 1911 से पहले तो कोलकाता थी। 1911 में घोषणा की गई कि नई दिल्ली भारत की राजधानी होगी। यहाँ पे दोस्तों 1911 में जब घोषणा की गई थी तो उस समय ये घोषणा की गई थी कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी, ठीक है, ना कि उस समय नई दिल्ली था। ठीक है, 1911 में घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद दिल्ली का नाम नई दिल्ली रखा गया 1927 में। ठीक है, नई दिल्ली नाम रखा गया और नई दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था 1931 में। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है कि 1911 में कोलकाता से राजधानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा दिल्ली, ये 1911 में घोषणा की गई। 1912 में नई दिल्ली को राजधानी भारत की बना दिया गया। दिल्ली का नाम नई दिल्ली 1927 में बदला गया और 1931 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। ठीक है, दादरा नागर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। पौंडुचेरी कुल 4 स्थानों पर अवस्थित है। ठीक है, जो कि 3 राज्यों में विस्तृत है। यानी जो पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में 4 स्थानों पर फैला हुआ है। यानी पौंडुचेरी में कुल 4 जिले आते हैं। जो पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसके कुल 4 जिले हैं। ठीक है, और ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से? जो पौंडुचेरी का माहे जिला है वो केरल में है। पौंडुचेरी और कराईकल ये 2 जिले जो हैं वो तमिलनाडु में हैं और यनम जो जिला है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप तथा अरब सागर में लक्षद्वीप हमारे देश के ही भाग हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। इस समय तो आपको पता ही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश काफ़ी फेमस है, क्योंकि इस समय गंगा और यमुना नदियों के संगम पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 0 डिग्री यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री से निर्धारित होता है वह ग्रीनविच औसत समय यानी GMT से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी किस राज्य की जो रेखा है, किस राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो वो रांची है। इसके अलावा 2 अन्य प्रमुख शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप ही स्थित हैं। लेकिन राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है और ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारतीय महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को केप ऑफ किमोरिन के नाम से भी जानते हैं। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों से घिरा हुआ है, तो उसका नाम है त्रिपुरा। श्रीलंका और भारत से यानी जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। ठीक है, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। यानी कि अगर
समुद्र में यानी समुद्र में स्थित है वह देश, और भारत के सबसे समीप है तो वो श्रीलंका है, जो कि पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग यानी कि तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है, यानी जो पाक जलडमरू मध्य है वो किसको किसको जोड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और इसका जो नामकरण है वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक महोदय द्वारा 1755 से 63 के नाम के मध्य किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। ठीक है, और हमने काफ़ी कुछ इन फैक्टों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।